हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो ना ये क्लास 10th वालों के लिए होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और वो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम आज की वीडियो में ना 10 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यानी कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके 10 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यानी कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम इसको ना पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो m का मान क्या होगा। ठीक है, m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर हम 65 है ना, 65 और 117 के HCF निकालें और इसको हम ना इस तरह से लिख सकते हैं, तो हमें क्या करना है, m का मान निकालना है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम ना बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे और हम इसको ना बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सॉल्व कराएंगे, जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, 65 और 117 के क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है, देखिए HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इसको हम हिंदी में समझे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्या को काट दे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आइए हम इसका क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल करेंगे। ठीक है, हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 65 और 117 के HCF निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 65 के HCF निकालेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, 65 के गुणनखंड कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर हम 117 के गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 65 के करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम ना 5 से काट देंगे। 5 एकम 5, 5 3 15, हाँ कट जाएगा दोस्तों। 5 एकम 5, 5 3 15, 13 पंजे 65 और ये 13 एकम 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 117 के काटेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 13 से कट जाएगा, क्योंकि 13 निम्न 117 होते हैं और यहाँ पर 3 3 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो HCF आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम HCF निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 65 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 13। ठीक है, 5 गुणा 13 और 117 को हम कैसे लिख सकते हैं, 117 को हम लिख सकते हैं, इसके ये अभाज्य गुणनखंड को हम लिख लेंगे। तो 3 गुणा 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम HCF निकालते हैं। तो दोनों संख्या में हम बराबर देखते हैं, समान देखते हैं, यानी कि उभयनिष्ठ देखते हैं। ठीक है, कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो 13 है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो 13 एक ऐसी संख्या है जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इन दोनों संख्या को जो HCF हो जाएगा, HCF होगा वो 13 हो जाएगा। 65 और 117 का जो HCF हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारा 13 है ना, इसका HCF है ना, हम यहाँ पर 65m-117 के तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें m का मान निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 65m-117 बराबर 13। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों संख्या का HCF हम इसकी तरह लिख सकते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 117 को इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर तो 65m बच जाएगा और यहाँ पर 117 माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 117 प्लस 13, जब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 130 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 65 मल्टीप्लाई में इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड कर देगा, तो यहाँ से m बचेगा 130 से डिवाइडेड बाई 65। ठीक है, तो हम इसको काटेंगे, 65 एकम 65, 65 दूनी 130 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो हमें m की वैल्यू 2 निकल के आई है। ठीक है, तो हम देखेंगे m की वैल्यू कहीं पर 2 है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, ऑप्शन नंबर बी है, 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना था, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल हमारा 5 और 8 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, वह बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अगर हम उस संख्या से 70 को अब अगर भाग दें, ठीक है, और हम 125 को भाग करें तो उसका शेषफल है ना 5 और 8 बचता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, शेषफल हमेशा कब बचता है, जब हम उसको माइनस करते हैं तभी तो शेषफल बचेगा। तो हम क्या करेंगे,
65 में से पहले हम 5 घटा लेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे 125 में से 8 घटा लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जब घटाने के बाद जो संख्या आएगी ना उसका हम निकालेंगे HCF, क्योंकि जो बड़ी से बड़ी संख्या अगर कहीं पर बात हो ना बड़ी से बड़ी संख्या का, तो हम उस कंडीशन में हम क्या करते हैं HCF निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहले इसको घटाएंगे, फिर हम क्या करेंगे जो संख्या आएगी उसका हम HCF निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे 70, ठीक है। 70 और 125 को विभाजित करने पर, ठीक है, विभाजित, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आप लिखना विभाजित करने पर, ठीक है, करने पर शेषफल, ठीक है, शेषफल क्रमशः, ठीक है, क्रमशः कितना बचता है 5 और 8 बचता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे संख्या को घटाने पर, तो देखिए दोस्तों 5 और 8 बचता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 70 में से हम 5 घटाएंगे और 125 में से 8 घटाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों 70 में से हम 5 घटा देंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे 125 में से हम 8 घटा देंगे, ठीक है। चलिए घटाते हैं। जब हम 70 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 65 बचेगा, और देखिए 125 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 117 बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका HCF निकालेंगे, ठीक है। ठीक कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जब हम 65 के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 13 गुणा 5 आ जाएगा, ठीक है। 13 पंचे 65 होता है। अब देखिए दोस्तों जब 117 के जब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभी हम किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है 117 के गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पर 3 गुणा 13, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये इसकी अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं HCF निकालते हैं, ठीक है। HCF जब भी हम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों संख्या में हमें कॉमन मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी 13 और यहाँ पर भी 13 है, ठीक है। तो इसका HCF कितना आ जाएगा 65 और 117 का जो हमारा HCF आ जाएगा वो 13 आ जाएगा, ठीक है। तो 13 एक ऐसी संख्या है जब हम 13 से 70 को डिवाइड करेंगे तो 5 हमारा शेषफल बचेगा, ठीक है। 125 को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो शेषफल है ना वो 8 बचेगा, ठीक है। आइए इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। जब हम क्या करेंगे 13 से जब हम 70 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, 70 को डिवाइड करेंगे तो इसका 13 पंजे 65, तो इसका शेषफल कितना बचता है 5 बचता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे अगर हम सेम संख्या, ठीक है, अगर हम सेम संख्या 13 से, ठीक है, क्या करें 125 को डिवाइड करें तो 13 निम्न 117, ठीक है। और जब हम 125 में से 117 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। तो वो संख्या हमारी 13 है, ठीक है। तो 13 हो जाएगा। हम 13 से 70 और 125 को डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्रमशः 5 और 8 बचता है। देखिए यहाँ पर बचा था। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों, ठीक है, A और B को a बराबर x³ और y² और b बराबर xy³ के रूप में व्यक्त किया जाए जहां x y अभाज्य संख्या हैं तो HCF a और b का क्या होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है a और b का a और यहाँ पर देखिए दोस्तों b का हमें क्या करना है HCF निकालना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पर हम इसको ना सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो a बराबर a के अभाज्य गुणनखंड क्या है x³ और y², ठीक है, a के हैं, और b के क्या है b के यहाँ पर हैं x और y³। अब क्या करेंगे हमें क्या करना है HCF निकालना है, ठीक है। HCF निकालना है a और b का, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं HCF में क्या करते हैं HCF में हम कॉमन वाली संख्या को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, ठीक है। हम क्या करते हैं नंबर की न्यूनतम घात लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे x की न्यूनतम घात क्या हो जाएगी x हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगी x हो जाएगी, ठीक है। और y की न्यूनतम घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर y³ है और यहाँ पर y² है, ठीक है। तो y की न्यूनतम घात y² हो जाएगी, ठीक है, y², ठीक है। तो जो HCF a और b का क्या होगा xy²। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए दोस्तों a b यहाँ पर करेक्ट आंसर है xy², ठीक है। तो यहाँ पर HCF a और b का क्या हो जाएगा xy², ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 15, 18, 24 का लासा ज्ञात करना है यानी LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसके ना अभाज्य गुणनखंड करेंगे फिर हम इसका LCM निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए 15, 18 और 24 का LCM निकालते हैं।
अब चलिए दोस्तों 15, 18 और 24 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको ना छोटी संख्या से काट देंगे। 15 नहीं कटेगा तो 15 एज इट इज़ उतार लेंगे। 18 को काटेंगे, 2 ने 18 और 24 को काटेंगे तो 12 दूनी 24। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर हम 2 से काट देंगे। ठीक है, तो 15 और यहाँ पर आ जाएगा 9 नहीं कटेगा, 9 का एज इट इज़ उतार लेंगे। 12 को काटेंगे तो 6 दूनी 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 से काट देंगे। ठीक है, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम फिर 2 से काट देंगे। ठीक है, तो 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 कटेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। ठीक है, 5 नहीं कटेगा तो 3 कट जाएगा और 1 को एज इट इज़ उतार लेंगे। अब यहाँ से 5 से काट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें जब भी नंबर को काटना होता है एलसीएम में, जब भी यहाँ पर नीचे 1 1 ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे 1 1 आ गया है। अब क्या करेंगे, इधर के जितने भी अभाज्य गुणनखंड है ना, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 2 कितने हैं, 2 बार 2 हैं। ठीक है, 1 2 और ये 3 बार 2 हैं। ठीक है, 3 बार 2 हैं। अब देखिए दोस्तों 3 कितनी बार है, 3 है 2 बार। ठीक है, 3 सॉरी यहाँ पर गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 5 कितनी बार है, 1 बार 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर ना इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, 24 तिया 72 और 72 पंजे होते हैं, 72 पंजे हो जाएंगे 360। ठीक है दोस्तों, 360 हो जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारा एलसीएम आएगा 15, 18, 24 का एलसीएम आ जाएगा 360। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में 360 है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था इसमें 360। हाँ जी दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ना 360 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, देखिए दोस्तों पढ़ते हैं, इनमें कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सहअभाज्य संख्याओं का युग्म क्या होता है, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों जो हमारा HCF, ठीक है, अगर हमारा HCF जैसे कि कोई 2 संख्या है। ठीक है, कोई 2 संख्या A और B हैं, अगर इनका HCF अगर 1 आए। ठीक है, तो जो संख्या होंगी ना वो हमारी सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर 2 संख्याओं का जो HCF हमारा 1 आए तो वो सहअभाज्य संख्याओं का युग्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इसको ना चेक कर लेते हैं, इसमें कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो हम पहले को देखते हैं, पहले को हम काट के देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। तो इसका जो HCF आएगा वो 7 आएगा, तो ये तो होगा नहीं, HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम इसको देखते हैं, तो 31 से कम 31 और 31 तिया 93, तो इसका 31 यहाँ पर HCF हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर इसको देखते हैं, तो ये देखिए दोस्तों 2 से कट जाएगा, तो होते हैं ये 2, 16 दूनी 32 और 31 दूनी 62, तो ये 2 से कट गया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका HCF तो 2 हो जाएगा लेकिन 1 होना चाहिए। तो ये बचा है जो हमारा बी ऑप्शन है ना, ये हमारा सही हो जाएगा। जब हमारे 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे तो बचा हुआ एक ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y माइनस के 3 बराबर 0 और 3x प्लस ky माइनस के 1 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये जो हमारे रैखिक समीकरण युग्म है ना, जिसका अद्वितीय हल कब होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। हमारा A1 ठीक है अपॉन A2 बराबर नहीं होगा B1 अपॉन B2 के, तो ये हमारा एक अद्वितीय हल होगा इस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको चलिए दोस्तों सॉल्व करेंगे और हमें k की वैल्यू ही तो निकालना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन 2 समीकरण को उतार लेंगे और वहीं पर इसको सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों रैखिक समीकरण को यहाँ पर नोट कर लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके हम ना अद्वितीय हल देखेंगे। ठीक है, अद्वितीय हल कब होता है, जब हमारा A1 अपॉन A2 बराबर नहीं होगा B1 अपॉन B2 के। ठीक है, B1 अपॉन B2 के, तो इस कंडीशन में हमारा अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अद्वितीय हल होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारे समीकरण 1 में हमारा x का गुणांक होता है a। ठीक है, तो a हमारा कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो हमारा a1 हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर 1 हो जाएगा और जो हमारा b1 हो जाएगा माइनस के 2 और यहाँ पर c1 हो जाएगा माइनस के 3। ठीक है, ऐसे यहाँ पर a2 हो जाएगा
3 और यहाँ पर B2 हो जाएगा K, ठीक है, और यहाँ पर C2 हो जाएगा -1, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, A1 का मान हो जाएगा 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों A2 की वैल्यू 3, ठीक है, बराबर नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों B1 की वैल्यू -2, ठीक है, और यहाँ पर B2 की वैल्यू कितनी होगी, K होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से K की वैल्यू निकल के आएगी, K बराबर नहीं होगा 3 दूनी 6, ठीक है, -6। तो यहाँ से K की वैल्यू -6 नहीं होगी, ठीक है, K बराबर -6 नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कहीं पर ऑप्शन में है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसमें देखिए दोस्तों ये वाला ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। K की वैल्यू -6 नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k बराबर 0 के मूल समान हो तो हमें K की वैल्यू निकालनी है, K का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जब भी हमारा द्विघात समीकरण होता है उसके जब मूल समान होते हैं ना, तो हमारा जो विभक्तर होता है, विभक्तर क्या होता है, b² - के 4ac का मान बराबर 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका विभक्तर निकालेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आइए इसको भी सॉल्व करते हैं और हम क्या करते हैं, K की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो इसके मूल समान होंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, D निकालेंगे, यानी कि विभक्तर होता है b² - के 4ac बराबर 0 होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ABC की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों हमारा A होता है वो हमारा x² का गुणांक होता है 3, ठीक है। B होता है हमारा x का गुणांक होता है, ठीक है, और C हमारा अचर पद हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम वैल्यू लगाएंगे, B की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6, ठीक है। तो -6 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 यहाँ पर प्लस के हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों -4, A की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, C की वैल्यू कितनी है K, ठीक है, और बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर तो है 36, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 4 तिया 12 -12 K बराबर 0। अब क्या करेंगे, 12 K को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर ये बचेगा 36 बराबर 12 K, ठीक है, 12 एकम 12 और 12 3 36। तो K की वैल्यू कितनी निकल के आई है, K की वैल्यू 3 निकल के आई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने K की वैल्यू निकाल ली। तो देखते हैं, देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन में कहीं पर 3 है, K की वैल्यू 3 निकल के आई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो K की वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द्विघात समीकरण 3x² - के 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, जो मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा C/A, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों हमारी जो A की वैल्यू हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी x का गुणांक यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। A की वैल्यू हो जाएगी 3। अब देखिए दोस्तों C वाला पद है ही नहीं, तो C की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे। तो जब भी हम 0 में किसी नंबर का भाग देते हैं तो वो 0 ही रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है, 0, ठीक है। तो इस प्रकार से मूलों का गुणनफल हमारा 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए दोस्तों मूलों का योगफल पूछता, अगर मूलों का योगफल पूछता तो वो होता है -KB/A, ठीक है। तो अगर मूलों का योगफल पूछता तो यहाँ पर हो जाता B की वैल्यू है -4, ठीक है, और एक माइनस पहले से है, ठीक है, और A की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा मूलों का योगफल हो जाता है माइनस प्लस 4/3, ठीक है, 4/3। अगर मूलों का योगफल पूछता तो 4/3 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए दोस्तों चित्र में DE समांतर है BC के। तो देखिए दोस्तों AE की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। AE की माप क्या होगा, ठीक है, ये हमारा चित्र है, इसमें दे रखा है जो हमारी A वाली भुजा है ना इसके समांतर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो ये वाला त्रिभुज है ना इसके समरूप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए दोस्तों जो यहाँ पर ये वाली भुजा है ना इसके समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो ये वाला कोण हो जाएगा, ये वाला कोण होगा ना इसके बराबर होगा, क्योंकि है ना संगत कोण हो जाएंगे। इसी तरह से ये वाला कोण होगा इसके बराबर होगा, ये वाले संगत कोण होगा, और ये दोनों त्रिभुज में ना ये वाला कोण उभयनिष्ठ होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल समरूपता कसौटी से ये वाले दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम देखेंगे जो हमारा त्रिभुज AED है ना, छोटा वाला त्रिभुज, यहाँ पर देखिए दोस्तों हल कर रहे हैं, ठीक है। हमारा छोटा वाला त्रिभुज है AED, ठीक है, AED समरूप होगा, ठीक है। ये समरूप का चिन्ह है, ठीक है, ABC के, ठीक है, त्रिभुज
बी सी के। जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का रेशो बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए ई है ना, ए ई बट्टा ए बी, ठीक है, ए बी का रेशो होगा वो ई डी, ठीक है, ई डी बटा बी सी के रेशो के बराबर होगा, ठीक है, बी सी के रेशो को बराबर होगा। तो इसी रेशो से हमारा काम चल जाएगा। वैसे ए डी बट्टा ए सी का रेशो भी बराबर होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं। हमारी ए ई भुजा हो जाएगी ए ई, ठीक है, ए ई की वैल्यू है एक्स, ठीक है, यहाँ पर एक्स है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स रख देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ए बी ये पूरी भुजा है तो पूरी भुजा में एक्स भी है और 3 भी है, तो एक्स प्लस 3 ये पूरी भुजा हो जाएगी एक्स प्लस 3, ठीक है, एक्स प्लस 3 बराबर ई डी की वैल्यू है 4, ठीक है, यहाँ पर 4 हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बी सी की वैल्यू है 6, ठीक है, बी सी की वैल्यू 6 है तो हम क्या करेंगे 6 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 3 6 और 2 दूनी 4, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, यहाँ पर 3x बराबर, अब 2 की मल्टीप्लाई x में होगी तो 2x प्लस और 2 3 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2x को हम इधर लेके आएंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3x माइनस के 2x बराबर 6, 3x में से 2x जाएगा, x बचेगा बराबर 6, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 6 निकल के आई है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है ए की माप है ना 6 हो जाएगी, ठीक है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा 6 आंसर बिल्कुल सही है, 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो ए की माप 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर बढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो हमें थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, इसको भी बहुत आसानी से कर देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जब हम बराबर से इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड कर देगा, भाग कर देगा, तो यहाँ पर बचेगा cos 3 थीटा बराबर 1/2 आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें इस cos को हटाना है कैसे भी करके, क्योंकि हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो cos को हटाना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको ये टेबल याद होगी, त्रिकोणमिति वाली टेबल, यहाँ पर cos 60 की वैल्यू होती है ना, वो 1/2 के बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 की जगह cos 60 रख देंगे। तो यहाँ पर cos 3 थीटा बराबर 1/2 की जगह हम cos 60 रखने वाले हैं, ठीक है, cos 60, ठीक है। तो यहाँ पर cos 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 थीटा बराबर यहाँ पर करते हैं 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, तो थीटा की वैल्यू 20 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 20 डिग्री ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये थे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन को आपको रट लेना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।